हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। हमने यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना आपके सामने बना के रखी है और पीछे के वीडियो में हमने बताया, इससे पहले वाले वीडियो में, कि मनुष्य के शरीर के अंदर एक किडनी में इस प्रकार की 2 लाख से लेकर 11 लाख तक नेफ्रॉन नाम की संरचनाएं पाई जाती है। एक किडनी में 2 से लेकर 11 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की एक विशेषता यह है कि नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र की इकाई इसलिए कहते हैं कि मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के अंदर ही घटित होती है, नेफ्रॉन के अंदर ही संपादित होती है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इस नेफ्रॉन की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं और इसके अंदर जो मूत्र निर्माण की क्रिया है वो कितने चरणों में और किस प्रकार से पूरी होती है। इसकी संरचना की हम बात करें तो नेफ्रॉन में सबसे आगे की तरफ ये कटोरे की जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसकी मोटी दीवार होती है। इसका नाम है बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट के बाद एक नलिकाकार लंबी सी कुंडलित संरचना पाई जाती है। पूरी नलिकाकार संरचना है जिसको आगे 3 भागों में बांट सकते हैं: समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका को हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेनले लूप का मतलब हेनले लूप, ये हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और दूरस्थ कुंडलित नलिका को बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ का मतलब बोमेन संपुट के समीप नेफ्रॉन की जो संरचना नलिकाकार रूप में, कुंडलित रूप में पाई जाती है उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। उसके बाद ये नेफ्रॉन आगे जाकर किडनी के मेडुला के अंदर धस कर एक झूले के समान, एक लूप के समान संरचना बनाती है। इसकी उपस्थिति पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। जो किडनी होती है उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला 2 स्पष्ट भाग होते हैं। उसके अंदर मेडुला के अंदर धसे हुए नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो उस मेडुला के अंदर उसका जो ज्यादातर धसा हुआ हिस्सा है ये लूप जैसा संरचना, ये झूलेदार संरचना होती है। इसे हम हेनले का लूप कहते हैं। इस लूप की खोज हेनले नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हेनले का लूप कहते हैं। इस लूप के अंदर 2 भुजाएं हैं, एक भुजा जो नीचे की तरफ जाती है और दूसरी भुजा जो पलटकर वापस ऊपर की तरफ आती है। हेनले के लूप में जो भुजा नीचे की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं अवरोही भुजा, यानी कि डिसेंडिंग आर्म या डिसेंडिंग लूप। और जो भुजा वापस ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं आरोही भुजा या असेंडिंग लूप। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद हेनले का लूप और उसके बाद बोमेन संपुट से दूर की तरफ पाया जाने वाला कुंडलित जो भाग है उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है आगे जाकर एक कॉमन नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसे हम कहते हैं संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। इस संग्रहण नलिका में जिस प्रकार ये एक नेफ्रॉन आके खुल रहा है, इस संग्रहण नलिका में इस प्रकार और भी बहुत से नेफ्रॉन आकर खुलते हैं। और इसमें बनने वाला जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो यूरिन बनने के बाद इस संग्रहण नलिका के अंदर छोड़ा जाता है इस एक नेफ्रॉन के द्वारा। और ये संग्रहण नलिका आगे, अगर आपको संरचना याद हो, किडनी के अंदर हमने बनाया था रीनल पिरामिड। उस रीनल पिरामिड की अंतिम जो नीचे की टिप होती है उसको रीनल पेपिला कहते हैं। उस रीनल पेपिला के अंदर जाकर यह संग्रहण नलिका खुलती है और इस मूत्र को कलेक्टिव रूप से रीनल पेपिला में छोड़ दिया जाता है। रीनल पेपिला का आगे संबंध आप जानते हैं पेल्विस होता है। पेल्विस से आगे यूरेटर, यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार इस नेफ्रॉन के अंदर मोटी मोटी ये संरचनाएं पाई जाती है। अब हमें देखना है कि इस नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो देखिए, मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसमें 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से पहले चरण का नाम है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, या इसको परानिस्यंदन भी कभी कभी नाम दे देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तब कह देते हैं। दूसरा है पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे नंबर पे है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। इन 3 चरणों में या 3 स्टेप्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया संपन्न होती है नेफ्रॉन के अंदर। देखिए, निस्यंदन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या है। ये जो बोमेन संपुट है इसका सबसे आगे का हिस्सा, इसमें हमने रुधिर वाहिनियां बनाई है 2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक रुधिर वाहिनी तो है जिसके बीच की जो ल्यूमन है वो है ज्यादा,
और जो दूसरी रुधिर वाहिनी है उसका जो ल्यूमेन है वो है कम, यानी एक रुधिर वाहिनी चौड़े व्यास वाली है, दूसरी रुधिर वाहिनी पतले व्यास वाली है, संकरी रुधिर वाहिनी है। ये जो रुधिर वाहिनी है इसे हम कहते हैं अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो कम व्यास वाली या पतली रुधिर वाहिनी है इसे हम कहते हैं अपवाही धमनी, इफ्रेंट आर्टेरियोल। एफरेंट और इफ्रेंट इंग्लिश के अंदर दो अंतर है, बाकी अभिवाही और अपवाही बोलते हैं। अभिवाही धमनी जो होती है यह रुधिर को लेकर आती है बोमन संपुट के अंदर, और ये जो अपवाही धमनी है यह रुधिर को बोमन संपुट से बाहर लेकर जाती है। अब एक रुधिर वाहिनी जिसमें से रुधिर आ रहा है उसका व्यास तो है ज्यादा, और जो रुधिर वाहिनी रुधिर को वापस लेकर जा रही है उसका व्यास है कम। तो यहाँ पर ये रुधिर वाहिनियां जो आपस में गुल जाती है, गुथी हुई सी संगम करती है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर इस रुधिर की मौजूदगी की वजह से जो आने वाला रुधिर ज्यादा है, जाने वाला रुधिर कम है, तो उस ज्यादा रुधिर की वजह से यहाँ पर प्रेशर बन जाता है, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। उस दबाव की वजह से कुछ रुधिर बोमन संपुट के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिल्टर होके चला जाता है। इसका कारण यही है कि अभिवाही धमनी से जो आने वाला रुधिर है उसकी मात्रा ज्यादा है, और अपवाही धमनी से जो रुधिर जा रहा है उस जाने वाले की मात्रा कम है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर, ये ग्लोमेरुलस क्या है, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनियों के बीच में रुधिर वाहिनियों का गहरा जाल पाया जाता है बोमन संपुट के अंदर, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस से कुछ रुधिर छन कर इस बोमन संपुट में चला जाता है। तो रुधिर के छन कर बोमन संपुट में जाने की क्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं या फिल्ट्रेशन कहते हैं, और जो रुधिर छन कर इसके अंदर गया उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं या निस्यंद कहते हैं। जो कि बोमन संपुट में गया तो इसको बोमन फिल्ट्रेट भी कहते हैं। अब क्योंकि ग्लोमेरुलस से होकर छन कर गया इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह देते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। तो इस प्रकार से ये पहला चरण संपन्न हुआ निस्यंदन का। निस्यंदन के बाद जितना भी रुधिर इसके अंदर जाएगा, देखिए जो मनुष्य की किडनी है, मनुष्य की किडनी में पूरे 1 घंटे के अंदर लगभग 180 लीटर रुधिर निकलता है, प्रवेश करता है और बाहर निकलता है किडनी से। उसमें से मात्र 1.5 लीटर यूरिन का ही निर्माण होता है, यानी जब किडनी में से 180 लीटर रुधिर चला जाता है तब उससे 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। तो जितना भी रुधिर इसमें जाता है उसके लगभग 99% रुधिर को इस नेफ्रॉन के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है। उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। जितने भी तरल पदार्थ घुले हुए उसके अंदर पाए जाते हैं उन सभी को इस नेफ्रॉन के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है। तो वो जो पुनः अवशोषण की क्रिया है, रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया है, वो इसका दूसरा चरण है। यानी जितना भी रुधिर इसके अंदर आया उस रुधिर में से सारे के सारे आवश्यक तरल पदार्थों को, आवश्यक पोषक तत्वों को इस नेफ्रॉन के द्वारा, इसकी दीवार के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि जो रुधिर है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी घुला हुआ है, ग्लूकोज की मात्रा भी उसके अंदर है, अमीनो अम्ल भी उसके अंदर है, वसा की मात्रा भी उसके अंदर है, सोडियम लवण है, कैल्शियम लवण है, पोटेशियम है। ये सभी के सभी ऐसे तत्व हैं, ऐसे यौगिक हैं जिनको या जिनकी हमारे शरीर को सख्त आवश्यकता रहती है। तो इनका यूरिन के साथ शरीर से निष्कासन ना हो उसके लिए जरूरी है कि उनको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो उन सभी आवश्यक तत्वों को नेफ्रॉन के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण कहते हैं। और ये नेफ्रॉन कुंडलित रूप से, इसका ज्यादातर हिस्सा एक नलिका के रूप में कुंडलित रूप से फैला हुआ है। ये पूरा नलिका के रूप में इसीलिए है कि ज्यादा लंबा होने से इसके पास अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये जितनी ज्यादा कुंडलित और नलिकाकार होगी अवशोषण के लिए इसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा उपलब्ध होगा और उतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व वापस अवशोषित कर लिए जाएंगे और उनका शरीर में उपयोग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से निस्यंदन या फिल्ट्रेट की प्रक्रिया, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, और लास्ट में जो पदार्थ नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता वह मात्र तरल पदार्थ ऐसा होता है जो कि उत्सर्जन के लायक है, जिसके अंदर की मात्र अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं या हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। और उस तरल पदार्थ के अंदर या उस तरल के अंदर वो सारे पदार्थ घुले हुए रहते हैं, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, ये सब घुले हुए रह जाते हैं। और उस तरल पदार्थ को उन अपशिष्टों के साथ संग्रहण नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। संग्रहण नलिका से वो आगे रीनल पेपिला में, रीनल पेपिला से पेल्विस में, पेल्विस से मूत्रवाहिनी में,
मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में और उसके बाद शरीर से बाहर। इस प्रकार ये नेफ्रॉन की संरचना और इसके अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके जरूर काम आई होगी और इसी प्रकार ये हमारे जो आगे भी वीडियो हैं वो आते रहेंगे और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।